अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है ऐसे राइटिंग को लेके। ऐसे राइटिंग में मेरा पहला इंट्रोडक्टरी था लेक्चर। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको जो एकेडमिक पैराग्राफ है, एकेडमिक पैराग्राफ, उसका मैंने पहला आपको जो है वो कंप्लीट कराया था, टॉपिक सेंटेंस। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको उसको दूसरा कराया था, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस। और आज फोर्थ लेक्चर में मैं आपको एकेडमिक पैराग्राफ का थर्ड पार्ट कराऊंगी, जो कि है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो अभी तक हमारे चार लेक्चर हो गए। पहला इंट्रोडक्टरी था और बाकी जो तीन है वो पैराग्राफ के तीन पार्ट्स में है। पहला टॉपिक सेंटेंस, फिर स्पोर्टिंग सेंटेंस, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस। पहले दो हो गए और थर्ड थर्ड वन जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस होता क्या है? रिलेट्स डायरेक्टली टू योर टॉपिक सेंटेंस, समराइजेस द मेन पॉइंट्स। जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो आपके टॉपिक सेंटेंस को ही रीस्टेट करता है। या तो आप उसके अंदर ना जो अपने मेन पॉइंट्स होते हैं ना, पैराग्राफ के ऊपर जितना पैराग्राफ लिखा होता है उसके मेन मेन पॉइंट्स को आप समराइज करते हो। अब ये दो पॉइंट्स कंक्लूडिंग सेंटेंस को लिखने में आपने याद रखने हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ एक मतलब एक बता दिया है ना थ्योरेटिकली किस तरह करना है। आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले कंक्लूडिंग सेंटेंस रिमाइंड्स अस ऑफ टू आइडियाज। कंक्लूडिंग सेंटेंस का नाम आते ही हमारे जहन में ना दो आइडियाज आते हैं। एक, तो हम अपने टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करना है। रीस्टेट करने का मतलब क्या है कि तोड़ मोड़ के वही चीज दोबारा लिखनी है। कि तोड़ मोड़ के वही चीज दोबारा लिखनी है। जैसे मैं आज कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, और मैं उसको तोड़ मोड़ के लिखती हूँ आज तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है। अब देखो आजकल बहुत इतना से मैंने वर्ड्स ऐड किया, मतलब मैंने रीस्टेट करते हैं ना, इसी के साथ हम रीस्टेट करते हैं आम जबान में। एक क्या आता है कि अपने टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करना है, दूसरा आइडिया हमारे जहन में आता है मेन पॉइंट्स को समराइज करना है। और ये दो काम करके कुछ लोग सिर्फ अपने टॉपिक सेंटेंस को ही वापस रीस्टेट कर देते हैं जल्दी जल्दी, टाइम कम हो तो। कुछ लोग उसको भी रीस्टेट करते हैं, साथ अपने जो उसमें पैराग्राफ में मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं ना उन सबको ऐड कर देते हैं, कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कंक्लूडिंग सेंटेंस को लेकर जहन में कितने आइडियाज आते हैं? दो आते हैं। वो दो आइडियाज क्या होते हैं? रीस्टेट द टॉपिक सेंटेंस, समराइज मेन पॉइंट्स। ये दो आइडियाज आते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस जहन में आते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना कि कंक्लूडिंग सेंटेंस को लेके दो आइडियाज आपने रखने हैं। इन दो चीजों से मिलकर आपको कंक्लूडिंग सेंटेंस बनेगा। आगे क्या है? हाउ विल इट बी सिग्नल दैट दिस इज योर कंक्लूडिंग सॉरी सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। इंक्लूडिंग पैराग्राफ नहीं, कंक्लूडिंग सेंटेंस। एक पैराग्राफ के अंदर तो सेंटेंस ही होता है ना, वो तो पूरे ऐसे के अंदर पैराग्राफ होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दिया है? यहाँ पे पैराग्राफ नहीं, ये वर्ड सेंटेंस है। ठीक है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप इस तरह का वर्ड यूज कर लोगे, इस तरह का वर्ड यूज करोगे जिसकी वजह से आपके जो एग्जामिनर है या जो आपका लिसनर है उसको पता चल जाएगा कि आप कंक्लूडिंग सेंटेंस दे रहे हो। उन वर्ड्स को आप क्या कहते हो फॉर्मली? ट्रांजिशन वर्ड्स या ट्रांजिशन सिग्नल्स बोलते हैं। मतलब आप कोई ट्रांजिशन सिग्नल दोगे या ट्रांजिशन वर्ड दोगे जिससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा या आपके रीडर को पता लग जाएगा कि आप पैराग्राफ एंड करने लगे हो, आप कंक्लूडिंग सेंटेंस देने लगे हो। ठीक है, अब वो ट्रांजिशन वर्ड, ट्रांजिशन सिग्नल्स क्या होते हैं? पीछे मैंने अभी तक दो चीजें बताई हैं। एक, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता किस तरह है? होता इस तरह है कि आप अपने टॉपिक सेंटेंस को रिफ्रेश कर रहे होते हो और मेन जो आपके समराइज मतलब जो आपके पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स, उन्हीं को समराइज, मेन पॉइंट्स को समराइज करते हो। दूसरा, चलो कंक्लूडिंग सेंटेंस तो ये है। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस आ कब रहा है लाइन में, कैसे पता चलेगा? वो आखिरी सेंटेंस होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने सिग्नल देना है। तो एक सिग्नल होता है आप देते हो, या ट्रांजिशन वर्ड, ट्रांजिशन सिग्नल देते हो जिससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप एंड कर रहे हो पैराग्राफ। वो किस तरह के होते हैं? इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, इंडीड, इन शॉर्ट, लास्टली, देयरफॉर, दस, टू सम अप, फाइनली। ये जब भी आप इस तरह के वर्ड लिखोगे ना, उनका एक कोमा डालना है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द एविडेंस सजेस्ट दैट, दैट लग जाता है तो उसकी वजह से कोमा नहीं लगता। देयर कैन बी नो डाउट दैट, दीज एग्जांपल शो दैट, वी कैन से दैट। लेकिन हम लोग मोस्टली यही लगाते हैं, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, या टू सम अप, देयरफॉर, दस। हम ना ये मोस्टली लगाते हैं, देयरफॉर, दस, इन कंक्लूजन। आप यही रिपीट कर सकते हो दो तीन चार, आप बेशक यही दो तीन चार, इन कंक्लूजन, देयरफॉर, दस। क्योंकि बाकी सारे ना हम फाइनली, लास्टली, ये हम ना दूसरा भी करते हैं ना। जरूर ये कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए भी यूज होते हैं, एकेडमिक राइटिंग में कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए भी यूज होते हैं,
लेकिन आप दो तीन पकड़ लो, इन कंक्लूजन, thus, to sum up, therefore, ये इकट्ठे, ये तीन चार आप पकड़ लो कंक्लूडिंग सेंटेंस को मतलब को बताने के लिए, सिग्नल देने के लिए, ट्रांजिशन सिग्नल, ये वाले तीन यूज कर लो। ओके ओके। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते वक्त आपको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? डज और डोंट्स क्या है, क्या करना है, क्या आपको नहीं करना, क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। रीस्टेट द टॉपिक सेंटेंस यूजिंग सिनोनिम्स। अपने ही टॉपिक सेंटेंस को सिनोनिम लेके दोबारा से लिख लो, सिनोनिम यूज कर लो। ठीक है, जैसे एक वर्ड के ऑब्वियसली उस जैसे और बहुत से मीनिंग वर्ड्स होते हैं ना, सिनोनिम्स होते हैं। रिफ्रेश करो, मतलब डिफरेंट तरीके से लिखो, लिखो वही चीज, आइडिया वही होगा, लेकिन उसको रीस्टेट करो सिनोनिम्स लेके। दूसरा, रीस्टेट टॉपिक सेंटेंस यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। एक है कि आप सिनोनिम यूज करो, और अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो आप कंपाउंड सेंटेंस यूज कर लो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की टाइप भी चेंज कर लो। मैंने आपको ग्रामर में ये कराया हुआ है, ये ड्राइव पे भी पढ़ा हुआ है, सेंटेंस की टाइप क्लॉजेज वाले फोल्डर में, और मेरी यूट्यूब की उसमें भी पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप मतलब कि आप ऑब्वियसली आप सिनोनिम यूज करोगे, रीस्टेट लिखोगे तो सेंटेंस की टाइप भी चेंज हो जाती है। दूसरा है रैप अप योर पैराग्राफ यूजिंग ट्रांजिशन सिग्नल्स। ट्रांजिशनल है ये, ठीक है, ट्रांजिशनल सिग्नल्स यूज करने हैं लाजमी, ये चीजें आपने करनी है। ठीक है, करना क्या नहीं है वो आपने याद रखना है। कॉपी द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ टॉपिक सेंटेंस। आपने एग्जैक्ट वर्ड जो है टॉपिक सेंटेंस की बिल्कुल कॉपी नहीं करनी है, वो बिल्कुल अपीलिंग नहीं होता। और कोई भी नया आइडिया नहीं इंट्रोड्यूस कराना, आप अपना हर आइडिया सिर्फ टॉपिक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराते हो, ये नहीं कंक्लूडिंग। ऊपर बात हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है बहुत ज्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, और नीचे कंक्लूजन में जाकर आप लिख लो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा कुछ भी हीट वेव्स आ रही है। हीट वेव्स और फ्लड्स अलग चीजें, अलग दो आइडियाज है ग्लोबल वार्मिंग में। तो जो आपके टॉपिक सेंटेंस में आइडिया होगा वही जाकर आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में लिखना है। यूज ऑफ इम्प्रॉपर ट्रांजिशन वर्ड्स टू सिग्नल द एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो आप इम्प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर ट्रांजिशन वर्ड होते हैं वही यूज करने हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, इनमें से आप कौन कौन से जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं? इन कंक्लूजन, देयरफॉर, दस, टू सम अप। हम मोस्टली ये वाले यूज करते हैं ना, वैसे लोग ये वाले भी यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से कर रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली हम इन कंक्लूजन, देयरफॉर, दस और इनटू सम अप, हम ये वाले ही यूज करते हैं मोस्टली। तो प्रॉपर ये यूज करना है, ये नहीं कि आप कुछ और जाके एडिशनली यूज कर दिया आपने। एडिशनली तो पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आप यूज करते हो ना, तो एडिशनली तो कोई ट्रांजिशन सिग्नल ना हुआ कंक्लूडिंग सेंटेंस के। कंक्लूडिंग सेंटेंस में तो आप बोलते हो ना इन कंक्लूजन, तो इस तरीके से आप बात करते हो, तो प्रॉपर ट्रांजिशन सिग्नल यूज करना। और वो मैंने आपको वर्ड्स दे भी दिए, आप यही रिपीट कर लो, हर तीन पैराग्राफ के बाद वापस से रिपीट कर लो। एक में यूज किया, दूसरे में यूज किया, तीसरे में यूज किया, फिर आप जो है वापस से रिपीट कर लो। ठीक है, ओके। ये है डज और डोंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये होता किस तरीके से, कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब मेरे पास देखो, रीस्टेटिंग टॉपिक, आप अपने टॉपिक सेंटेंस को कैसे रीस्टेट करोगे? रीडिंग बुक्स इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है कि रीडिंग बुक क्या है, ये एसेंशियल है वोकैबुलरी के लिए एंड लैंग्वेज स्किल्स के लिए, ताकि आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को एनहांस करो। अब बीच में मैंने स्पॉटिंग सेंटेंसेस देते हैं बहुत सारे। बाय immersing oneself in books, individuals encounter a variety of words and phrases in different contexts, which aids in expanding their vocabulary. Moreover, exposure to well-written literature improves comprehension and fluency, enabling readers to express themselves both more effectively. Then, additionally, incorporating regular reading habits into daily routines can greatly contribute to language development and develop communication skills. अब मैंने यहां से आगे लिख दिया इन कंक्लूजन। तो इन कंक्लूजन पढ़ते ही, इन कंक्लूजन पढ़ते ही अगर आपके पेज की ये लास्ट लाइन होगी ना, तो तभी आप एग्जामिनर को, मतलब आप यहाँ से आगे अगले पेज पे जाना है, आपकी अगली जो शीट उस पे जाना है, तो आपने इन कंक्लूजन पेज के एंड पे लिख दिया है ना, उसको समझ आ जाएगी कि आप कंक्लूड कर रहे हो। क्या उसको ये ना लगे कि आपने स्पेस देकर अगला पैराग्राफ यूज कर दिया, क्योंकि इन कंक्लूजन ये ट्रांजिशन सिग्नल इस तरह का है कि उसको समझ आ जाएगी कि आप अब क्या कर रहे हो, आप कंक्लूड करने लगे। इन कंक्लूजन, अब देखो मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या था? रीडिंग बुक्स इसेंशियल फॉर इंप्रूविंग वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। अब देखो मैं इसको रीस्टेट करके लिखूंगी, ये एक मेरा सिंपल सा सेंटेंस था ना। अब देखो सेंटेंस टाइप भी मैं आगे चेंज कर सकती हूँ, मैं इसको रिफ्रेज रिस्टेट करूंगी, सिनोनिम्स यूज करूंगी, कुछ भी करूंगी, मतलब डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा लिखूंगी। अब मैंने क्या लिखा है? इन कंक्लूजन,
रेगुलर रीडिंग enhances vocabulary and strengthens language skills. यही बात मैंने ऊपर की थी. Making it a valuable habit for improving communication abilities. देखो मैंने थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया कि making it a valuable habit for improving communication abilities. मतलब मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया, लेकिन उसी को मैंने रीस्टेट किया. मैंने कोई अलग आइडिया नहीं इधर लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उसी को रीस्टेट कर दिया और बीच में सपोर्टिंग सेंटेंसेस थी. इस तरीके से आप अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हो. इसी के साथ अपना टॉपिक सेंटेंस रिस्टेट कर सकते हो. आप मेन पॉइंट्स को भी आप कर सकते हो. देखो आप दो चीजें कर सकते हो. या तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं मेन पॉइंट किसी के समराइज करूं, टाइम कम है, तो आप अपना टॉपिक सेंटेंस रिस्टेट कर दो. या तो आप अपने जो है आपका जो बीच में सारे मेन पॉइंट्स आप उनको भी कर सकते हो. या तो आप दोनों चीजें कर सकते हो कि अपना टॉपिक सेंटेंस भी रिस्टेट करो, साथ ही मेन पॉइंट्स भी ऐड, कीवर्ड्स भी अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में ऐड कर रहे हो. बस याद ही रखना ये एक ही सेंटेंस होगा, दो सेंटेंसेस भी बनाने कंक्लूडिंग. ठीक है. अब यहाँ पे मेरा क्या है टॉपिक सेंटेंस, एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज ब्रिंग्स अबाउट अ मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. एक्सरसाइज के बारे में है और उसको हेल्थ बेनिफिट्स के साथ यहाँ पे लिंक किया जा रहा है. तो मैंने बोला फर्स्टली इट एनहांसेस फिजिकल फिटनेस बाय स्ट्रेंथनिंग मसल्स, इंक्रीजिंग एंड्योरेंस एंड इंप्रूविंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. दूसरा मैंने कहा एडिशनली एक्सरसाइज प्रमोट्स मेंटल वेलबींग बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स, बूस्टिंग मूड एंड एनहांसिंग कॉग्निटिव फंक्शन. फिर मैंने आगे बोला है फर्दर मोर मेंटेनिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल can help prevent chronic diseases such as obesity, diabetes, and heart disease, leading to a higher quality of life. In summary, आपकी transition signal मैंने दे दिया. In conclusion, in summary, regular exercise not only improves physical fitness but also enhances mental and cardiovascular health. Cardiovascular health, mental well-being. मैंने वही चीज देखो, मैंने अपने जो मैंने मेन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, मेंटल वेल बीइंग है, इस तरह की चीजें मैंने, हेल्दी लाइफस्टाइल है, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल. तो मतलब मैंने वही चीजें वापस से यहाँ पे लिखी हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हैं. क्रॉनिक डिजीजेस, प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीजेस, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. मतलब मैंने मेन पॉइंट्स उठा के इस तरह करते हैं हम समराइज मेन पॉइंट्स. मतलब अपने मेन पॉइंट्स को ही हम वापस समराइज करें. या तो मेन पॉइंट्स को नहीं करना आ रहा है तो आप अपने सिर्फ टॉपिक सेंटेंस को भी रिस्टेट करो. ब्लंडर मारने से बेहतर है, नहीं किसी में समझ आ रहा है तो अपने टॉपिक सेंटेंस को ही रिस्टेट कर दो. लिखना ठीक है, जरूरी नहीं हम एफिशिएंसी मार के लिख रहे हैं, लिखना ठीक है बस. या तो टॉपिक सेंटेंस को रिस्टेट कर दो, या तो जो सॉरी आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको समराइज करके लिखो. इन समरी रेगुलर एक्सरसाइज नॉट ओनली इंप्रूव फिजिकल फिटनेस बट आल्सो एनहांसेस मेंटल एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ and reduces the risk of chronic diseases, making it a cornerstone of a healthy lifestyle. तो इसी के कर सकते हो. तो जैसे आपको ठीक लगता है, आप अगर सिर्फ टॉपिक सेंटेंस रिस्टेट कर रहे हो, नहीं टाइम है तो कर दो, मेन पॉइंट्स को समराइज कर रहे हो कर दो, दोनों चीजें साफ कर रहे हो, रिस्टेट भी कर रहे हो टॉपिक सेंटेंस को, मेन पॉइंट्स भी लिख रहे हो. कहने का मतलब है जो ऊपर, अब आम जुबान में बात करूं, एक कॉमन लैंग्वेज में, जो ऊपर आपने बात की होती है उसको एक सेंटेंस में आपने समराइज करना होता है. अभी तक तो मैं फॉर्मल बात कर रही थी कि रिसेट करो टॉपिक सेंटेंस को, मेन पॉइंट्स को समराइज करो. अब ऊपर जो आपने बात की ना उसको लेके जो कंक्लूजन आ रहा है ना वो आपने लिखा. अब जो एंड पे आप जब आप पूरी कहानी किसी को सुनाते हो हम कहते ना हाँ यार फिर ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, एक आप 2-3 लाइन में सारा कुछ समराइज करते हो, वो चीज आपने करना. ठीक है. ओके. तो मैंने आपको तीनों पार्ट्स करा दिए हैं. टॉपिक सेंटेंस करा दिया, स्पॉटिंग सेंटेंसेस करा दिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस करा दिया है. ठीक है. अब इसको एक जगह हम देखते हैं कि एक जगह किस तरीके से होगा. ये एक एग्जांपल है, आप प्रॉपर सही तरीके से पैराग्राफ में लिखोगे. मैं तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रही हूँ. हमारा टॉपिक सेंटेंस सोलर एनर्जी के ऊपर है. सोलर एनर्जी कैन हेल्प मिटिगेट मतलब रिड्यूस करना. सोलर एनर्जी कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज by reducing our dependence on fossil fuel. सोलर एनर्जी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकती है. हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ना, कोल, गैस, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है. किसकी वजह से? सोलर. देखो आज कितने लोग सोलर प्लेट्स ले रहे हैं. सोलर एनर्जी की वजह से क्लाइमेट चेंज क्यों कम हो रहा है, क्यों बेहतर हो रहा है? क्योंकि लोग फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज कर रहे हैं. अब पहले मैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस दूंगी जो इसी आइडिया के अराउंड घूमेंगे. अनलाइक ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स दैट बर्न कोल और गैस, और फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रही हूँ, releasing greenhouse gases into the atmosphere, solar panels convert sunlight directly into electricity, producing no harmful emission during operation.
देखो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं ना, सोलर पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी और सनलाइट, एक ही चीजें हैं, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखा किसी किसी क्लाइमेट चेंज की, मैंने अपने ही ऊपर टॉपिक सेंटेंस को यहाँ पे सपोर्ट किया है कि सोलर एनर्जी क्यों मिटिगेट कर रही है क्लाइमेट चेंज को। हाँ, इसलिए क्योंकि जो पहले वाले फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कर रहे थे ना, तो उससे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा था, लेकिन सोलर पैनल्स से क्या हुआ है, उनके ऑपरेशन में कोई सा भी चीज नजर नहीं आती, डायरेक्टली सनलाइट कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने आगे लिखा दिस शिफ्ट, ये जो हमने शिफ्ट किया है फॉसिल फ्यूल से सोलर पैनल्स की तरफ, दिस शिफ्ट टूवर्ड्स अ क्लीनर एनर्जी source can significantly decrease greenhouse gas output, slowing the rate of global warming and its associated environmental consequences. जाहिर है। देन मैंने आगे कोई एग्जांपल दे दी, फॉर एग्जांपल a research study by the National Renewable Energy Laboratory indicates that replacing coal power plants with 100 gigawatts of solar power could eliminate over 100 million tons of carbon dioxide emissions each year. तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल डाल दी। अब मैं यहां से लिख दिया देयर फोर, अब देयर फोर से एग्जामिनर को क्या पता चला, भाई ये कंक्लूड करने वाली है पैराग्राफ, अब यहाँ पे खत्म होने वाला। मैंने कहा देयर फोर solar energy's adoption offers a sustainable alternative to fossil fuels, helping to reduce greenhouse gas emissions and combat global warming while minimizing environmental harm. मतलब ऊपर जो चीज बोली है बस उस सबको समराइज करने आप, ठीक है। ऊपर जो चीज बोली है उस सबको आपने क्या करना है, उस सबको आपने यहाँ पे आके समराइज करी, बस ये चीज होती है इसमें। ओके, आगे इसमें अब है यूनिटी एंड कोहेरेंस। ये फिफ्थ लेक्चर है, ये मैं अगले में रिकॉर्ड करके आपको है ना आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगी कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।